हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जस्ट इंग्लिश क्लासेस। गाइस, तबीयत थोड़ी ख़राब है, गला भी ख़राब है मेरा बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी कोशिश करूँ कि 2-3 दिन में एक वीडियो आपको दे पाऊँ, है ना। चलिए देख लेंगे। और भी कुछ काम है, कुछ घर में थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है फ़िलहाल, तो 2-3 दिन में एक वीडियो कोशिश रहती है कि मेरी मैं आपको दे पाऊँ, ठीक है। चलिए देख लेंगे। 67 हमारा प्रैक्टिस सेट है और मैं आपको करा रही हूँ ट्रिपल SB, TGT, PGT, UP और EMRS या फिर BPSC जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन। तो बिल्कुल आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अगर किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करें, स्टेट TGT, PGT एग्जाम्स के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल मेरी वीडियोज़ को देख सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए रहेंगी, ठीक है। चलिए देख लेंगे गाइस क्या खास है आज की क्लास में। सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले, अगर अभी तक मुझे आपने नहीं किया है, और लाइक शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। और लास्ट में एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, उसका आंसर आपको मुझे देना है, ज़रूर दीजिएगा गाइस, ठीक है। चलिए तो देख लेंगे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। ये रहा स्क्रीन पे। देयर नीड्स नो घुस्ट माई लॉर्ड कम फ्रॉम द ग्रेव टू टेल इन दिस। तो ये कहाँ पर है गाइस, ये कौन सी जो है प्ले है उसमें हमें ये लाइन मिलती है। तो ये आप सभी जानते हैं, है ना, हैमलेट की है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हैमलेट की है। ऑप्शन सी, आसान सा क्वेश्चन था। हैमलेट डज द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन अप्लाई। किसके लिए वो इस डिस्क्रिप्शन को अप्लाई करते हैं जो हैमलेट हैं। द टीडियस वसाकर हु ये क्या लिखा हुआ है भाई, एक सेकेंड, व्हाट इज दिस। मेडल्स हिज वे होना चाहिए, मेडल्स हिज वे। ये पता नहीं क्या क्या लिख गया, जल्दी जल्दी में बना रही हूँ ना, मैं लिख देती हूँ उसको, है ना, मैं अलग लिख देती हूँ उसको। मेडल्स हिज है ये दोनों वर्ड है ये, ठीक है। तो मेडल्स हिज वे टू हिज डोम, बताइए। तो देखिए ये जो लाइन है ये भी आपकी किसकी है, हैमलेट की है। लेकिन किसने कही है, ये पोलोनियस ने कही है। इसमें आपको ये बताना था, हैमलेट की लाइन है और पोलोनियस ने कही है। इनकरेक्ट मैच देना है आपको। इधर कैरेक्टर हैं और इधर इनके प्ले हैं जिसमें ये कैरेक्टर जो है रोल कर रहे हैं। तो टच स्टोन में एज यू लाइक इट में है, ठीक है। गॉन्ड्रिल आपकी किंग लियर में है, ये भी ठीक है। सिन्ना आपका जूलियस सीजर में मिलता है, ये भी सही है। लेकिन जो गोबो है, ठीक है, ये ओ है यहाँ पे, गोबो, ठीक है। जो गोबो है वो आपका 12th गलत है हमारे पास में। ये आपका मर्चेंट ऑफ वेनिस का कैरेक्टर है। कहाँ का कैरेक्टर है गोबो, मर्चेंट ऑफ वेनिस का, याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। गाल्सवर्दी डाइड फ्रॉम डैश एट हिज लंडन होम ग्रोव लॉज हैम्पस्टीड। बताइए, लंडन होम ग्रोव लॉज हैम्पस्टीड में गाल्सवर्दी की डेथ किस चीज़ से हुई थी, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा आई थिंक, ऑप्शन क्या है इसमें आपका, गाउट है, हार्ट अटैक है। तो मुझे जो लग रहा है वो ऑप्शन सी है, शायद ब्रेन ट्यूमर से इनकी डेथ हुई थी, ठीक है। सी मुझे सही लग रहा है, ब्रेन ट्यूमर, है ना। नेक्स्ट है, गाल्सवर्दी वॉज क्रिमेटेड एट वॉकिंग with his ashes then being scattered over the dash from an aeroplane। इनकी जो राख थी, इनकी जो क्रिमेशन करने के बाद इनकी जो राख थी इसको क्रिमेट किया गया था। तो ये जो है गाइज, ये बिल्कुल इस तरह है जैसे आपने जवाहरलाल नेहरू का डिस्कवरी ऑफ इंडिया में आपने चैप्टर पढ़ा है 12th में, तो उसमें ये सब चीज़ें दी हुई हैं, है ना, दी हुई है ना। तो उसमें आपको दिखाया हुआ है कि जो उसकी आशीष वगैरह को वो बिखेरने के लिए कहते हैं भारत के खेतों में, तो उसी प्रकार से बिल्कुल गाल्सवर्दी का है ये। तो वो कहाँ पर वो एरोप्लेन से अपनी आशीष को जो है स्कैटर करवाना चाहते थे, ईस्ट डाउन्स, वेस्ट डाउन्स, नॉर्थ डाउन्स या फिर साउथ डाउन्स। तो देखिए इसका आंसर आपका क्या होना चाहिए, बढ़िया क्वेश्चन है और पता आपको इसका होना चाहिए। तो डी है, साउथ डाउन्स, है ना, साउथ डाउन्स, डी ऑप्शन। गाल्सवर्दी, अच्छा, ऑल फॉर लव और द वर्ल्ड वेल लॉस्ट, ठीक है। दो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं यहाँ पे, ऑल फॉर लव, ठीक है, ऑल फॉर लव है आपका, और वर्ल्ड वेल लॉस्ट इज़ अ 1677 हीरोइक ड्रामा। कब आए हैं, 1677 में आए हैं, हीरोइक ड्रामा है दोनों। और बाय डैश विच इज़ नाउ हिज बेस्ट नोन मोस्ट परफॉर्म्ड प्ले, ठीक है। ये उनके बेस्ट नोन और मोस्ट परफॉर्म्ड प्ले के नाम से जाने जाते हैं। तो ये जॉन ड्राइडन के हैं दोनों, है ना। ऑल फॉर लव आप जानते हो जॉन ड्राइडन का है, और ये आपका द वर्ल्ड वेल लॉस्ट भी जॉन ड्राइडन का है। कैटो अ ट्रेजेडी इज अ प्ले बाय, कैटो अ ट्रेजेडी के नाम से एक प्ले आया था।
तो कब? रिटिन बाय डैश इज 1712 में सबसे पहले इसको परफॉर्म किया गया था 14 अप्रैल 1713 में, ठीक है। आया था 1712 में और इसको परफॉर्म कब किया गया? 14 अप्रैल को 1713 में। तो ये किसका है? तो ये जोसेफ एडिसन का है, ठीक है, ए ऑप्शन है। Which of the following play has a prologue written by Alexander Pope and an epilogue by Samuel Garth? भाई इसमें आपको देना है कि कौन सा अलेक्जेंडर के द्वारा लिखा हुआ ये एक प्ले है जिसकी जो प्रोलॉग है वो अलेक्जेंडर पोप ने लिखा है और इसका एपिलॉग बाद में जो लिखा जाता है बुक से पहले होता है, प्रोलॉग बुक से मतलब पहले होता है, एपिलॉग बाद में होता है। तो कौन सा है जिसका जो प्रोलॉग तो अलेक्जेंडर पोप ने लिखा है और एपिलॉग सैमुअल गाथ ने लिखा है? तो मुझे जो लग रहा है वो ऑल फॉर लव है यहाँ पर, ठीक है। ऑल फॉर लव जो है जॉन ड्राइडन का, यही वो वर्क है। Who utter the following lines in the play स्ट्राइप? स्ट्राइप जॉन गाल्सवर्दी का एक प्ले है जो कहते हैं ना, जो इंडस्ट्री वगैरह या फिर ये एक झगड़ा है, स्ट्राइक है इसमें दिखाई गई है। 13 प्लेट्स में जो है स्ट्राइक है और वर्कर्स और जो कैपिटलिस्ट हैं उनके खिलाफ, है ना। तो देखिए इसमें अ वुमेन डेड एंड द 2 बेस्ट मैन बोथ ब्रोकन, है ना। एक औरत मर गई और जो बेस्ट मैन थे ना दोनों ही ब्रोक हो गए। तो देखिए वैंकलिन का है, ये एंथनी का है, एडगर का है, हार्नेस का। क्योंकि रॉबर्ट जो मजदूरों का जो वहाँ पे जो वर्कर यूनियन का जो हेड होता है रॉबर्ट्स, उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है क्योंकि वो वहाँ पे लगा रहता है, वो बेचारी बीमार होती है, उसकी कोई देखभाल हो नहीं पाती क्योंकि वहाँ तो स्ट्राइक चल रही है, फैक्ट्री में पैसा वगैरह आ नहीं रहा है वर्कर्स को, तो कहाँ से फिर ट्रीटमेंट हो, और इस वजह से जो है उसकी डेथ हो जाती है। तो ये हार्नेस कहती है, ठीक है। कौन कहता है इस स्टेटमेंट को? हार्नेस, जो एंथोनी की बेटी है। हार्नेस कौन है? एंथोनी की बेटी है। चलिए, द फर्स्ट ओरिजिनल पैटर्न और मॉडल फ्रॉम विच ऑल थिंग्स ऑफ द सेम काइंड आर कॉपीड। पहला ऐसा ओरिजिनल पैटर्न या मॉडल जहाँ पे जो सेम चीज़ें हैं वो कॉपी की जाती हैं, ऑन विच दे आर बेस्ड, जिन चीज़ों पे वो बेस्ड होती हैं। अ मॉडल ऑफ फर्स्ट फॉर्म, है ना, फर्स्ट फॉर्म जिसको प्रोटोटाइप कहते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है? आर्केटाइप, पैराडिम, नन या फिर कैरिकेचर? क्या कहा जाएगा इसको? तो आई थिंक पैराडिम इसको बोला जाता है, ठीक है, पैराडिम। द टर्म क्रिटिसिज्म इज डेराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड क्रिटिकोड से इसको लिया गया है। तो इसका क्या मतलब है? एबल टू डिसर्न एंड जज, एबल टू अब्यूज, एबल टू समराइज। तो ये आपका होगा एबल टू डिसर्न एंड जज, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। विच काइंड ऑफ पोएट्री एम्प्लॉयज द ओबीसेंट मोटिव द फॉर्मूला ऑफ वेयर आर दे? क्या मतलब है इसका? वेयर आर दे, ओबीसेंट मोटिव, वेयर आर दे। तो ये सोच करके पास्ट के लिए लिमिट किया जाता है। तो ये चीज़ हमको मिलती है एलेजी के अंदर, ठीक है, एलेजी, क्योंकि डेड लोगों के लिए होती है। द फ्रेंच टर्म रोमन अ क्लेफ का क्या मतलब होता है? रोमन अ क्लेफ एक फ्रेंच टर्म है, आप अच्छे से जानते हैं, ये क्वेश्चन पहले भी आया है। तो इसका मतलब आपको देना है तो अ नोबल विदा की, ठीक है। क्या आंसर है इसका? अ नोबल विदा की, यानी कि ए ऑप्शन ही हमारा करेक्ट है। फॉर्मल सटायर किसे कहते हैं? डायरेक्ट सटायर को, इनडायरेक्ट को, क्लैंडस्टाइन या फिर लंपून? तो जो डायरेक्ट सटायर होता है, ठीक है ना भाई, जो डायरेक्ट सटायर होता है उसी को हम लोग फॉर्मल सटायर कहते हैं, ए ऑप्शन। द सटायर, लाइक शेयर कर दीजिए गाइस, प्लीज़ एक लाइक शेयर कर दीजिए आगे बढ़ने से पहले अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, है ना। तो द सटायर दैट प्लेफुली क्रिटिसाइजेज सम सोशल वाइसेस, अच्छे से सुनिएगा, ऐसा सटायर जो प्लेफुली क्रिटिसाइज करता है कुछ सोशल वाइसेस को, है ना, प्लेफुली। जैसे आप देखते हो जो गाल्सवर्दी हैं वो सोशल प्रॉब्लम्स के ऊपर बेस्ड उनके सारे के सारे नॉवेल्स या फिर जो प्ले हैं वो रहते हैं। तो इस टाइप की जो चीज़ें रहती है थ्रू जेंटल, मिल्ड और लाइट हार्टेड ह्यूमर उसमें रहता है ना, थोड़ी हंसी मजाक इस टाइप की चीज़ें भी रहती हैं। तो उसको होरेशियन, जुवेनिलियन, मैनिपियन या फिर वेरोनियन, कौन सा सटायर अब उसको कहते हैं? तो ये आपका हो जाएगा होरेशियन सटायर, ठीक है ना, होरेशियन सटायर। आ सीरियो कॉमिक, है ना, क्या होता है? आ सीरियो कॉमिक होता है, जॉनर है सटायर का, चीफली इन एंशियंट ग्रीक। कहाँ है ये? एंशियंट ग्रीक में है, लिटरेचर में और लैटिन लिटरेचर में होता है ये। कहाँ पर? ग्रीक में और लैटिन लिटरेचर में ये पाया जाता है। ये क्या रहता है? एक सोशियो कॉमिक जॉनर होता है चीफली, मतलब इसका सटायर का। तो इसको मतलब कौन सा होता है ये? यस। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बता दूँ, इसी क्या होता है जो
टेम्पररी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कन्वेंशंस होती हैं या फिर आइडियाज़ होते हैं, उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है एक मॉकिंग स्टाइल में। किस स्टाइल में? मॉकिंग स्टाइल में। और मिंगल्ड प्रोज एंड वर्स, है ना, प्रोज और वर्स को मिंगल किया जाता है, मतलब दोनों का ही यूज़ किया जाता है। तो ऐसी चीज़ को आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो ये मैनीपियन सटायर हो जाएगा। क्या होगा? मैनीपियन सटायर। हु रोट द एलिमेंट्स ऑफ द कॉमन लॉज ऑफ इंग्लैंड? किसने ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ कॉमन लॉ ऑफ इंग्लैंड? तो ये बेकन का है। किसका ऐसे है? फ्रांसिस बेकन का। याद रखिएगा अच्छे से, इंपॉर्टेंट है। द एलिमेंट्स ऑफ द कॉमन लॉज ऑफ इंग्लैंड। अब इसमें जेन्युइन का एंटोनिम देना है। ए लिखा हुआ है आगे, तो इसको आपको इसका एंटोनिम देना है जेन्युइन का। तो देखिए जेन्युइन क्या होता है? जेन्युइन होता है जो मतलब रहे एक तरीके से, जेन्युइन हो, बिल्कुल तटस्थ हो, ऐसा। स्पूरियस होता है, स्पूरियस मोमेंटरी को कहते हैं, तो ये इसका अपोजिट ये हो जाएगा स्पूरियस। इनएविटेबल, है ना, जो इसका मतलब भी कुछ ऐसा ही होता है जो बिल्कुल पीछे ना हटे किसी बात से, है ना, पीछे ना हटे किसी बात से। और अनसर्टेन हो जाता है, जिसका कुछ अता पता ना हो। यस, ए ऑप्शन है ना, क्योंकि ये, सॉरी एक मिनट गाइस, हाँ ये है हमारे पास में। देखिए अनसर्टेन होता है, इनएविटेबल जो पीछे ना हटे अपनी बात से, है ना, अड़िग रहने वाला। लेकिन जो अनसर्टेन है अनिश्चित होता है, मतलब कभी भी उसका कुछ पता नहीं है, कब पीछे हट जाए, कब क्या कर जाए, है ना, ये रहेगा इसका। सिमेटिक का बताना है। सिमेटिक का आपको एंटोनिम ही देना है, तो ये सिमेटिक जो होगा, नहीं एंटोनिम नहीं देना, सॉरी गाइज, इसका आपको मीनिंग देना है, क्योंकि ए नहीं लिखा हुआ है इसके आगे, तो मीनिंग देना है आपको। तो एक ग्राफिक होता है या फिर इलस्ट्रेशन, है ना, उदाहरण या फिर एग्जाम्पल दिखा करके किसी चीज़ को समझाना सिमेटिक, ग्राफिक या फिर इलस्ट्रेटिक होता है। ठीक है। सार्डोनिक, सैराडोन आप सर दर्द में लेते हैं ना, तो इससे थोड़ा सा आप इसको याद रख सकते हो। तो अगर कहीं पर अगर बेइज्जती आपकी हो जाए, बिटर, कड़वा, या फिर बहुत ही एक तरीके से स्कॉर्नफुल, बेइज्जती से भरा हुआ, तो उससे क्या हो जाएगा? बहुत आपके अंदर तनाव हो जाएगा, आपको सर दर्द हो जाएगा, अगर ऐसा कोई चीज़ आपके साथ हो जाए, है ना, तो इससे जो है वो आपका हो जाएगा स्कॉर्नफुल। ठीक है ना। चले, परपेचुअल। देखिए परपेचुअल का क्या होगा? इसका आपका बनेगा एटर्नल। ठीक है, एटर्नल या फिर एंड्योरिंग, है ना, लंबे समय तक, लंबे काल तक चलने वाला, है ना, लॉन्ग लास्टिंग जिसको कहते हैं। और परपेचुअल आपका थोड़ा सा यस वही हो जाएगा, है ना, लंबे समय तक चलने वाला, बी ऑप्शन। लव एंड ट्रीटमेंट ऑफ नेचर। नेचर का जो लव और ट्रीटमेंट है, सब्जेक्टिविटी है, स्पॉन्टेनिटी है, आर फाउंड इन द इंग्लिश पोएट्री। अब किसकी इंग्लिश पोएट्री में मिलती हैं आपको? बहुत सारा ही क्वेश्चन है, तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन के लिए आपको पता है रोमांटिक एज में ये सब चीज़ें मिलती हैं। वर्ड्सवर्थ, बेसिकली वर्ड्सवर्थ में ये सब चीज़ें हमने देखी हैं। तो बिल्कुल आपका लवर ऑफ नेचर थे वो, प्रीस्ट ऑफ नेचर थे, तो बिल्कुल आपका रोमांटिक एज हो जाएगा। लव ऑफ द मिडल एजेस, मिडल एजेस के लिए जिसमें लव देखा जाता है या फिर इम्पोर्टेंस दिया जाता है इमेजिनेशन को, है ना, किसी नेचुरल मैलंकोलिक प्रीवेल इन द इंग्लिश पोएट्री, है ना। तो इन सब चीज़ों को जब बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, तो ये किस एज में आपको मिलता है? तो ये आपको हो जाएगा रोमांटिक एज में। ठीक है, ये भी जो है किस में है? रोमांटिक एज में। विच रोमांटिक पोएट गिव द थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन? किस रोमांटिक पोएट ने थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन दी है? ये आप जानते हो, बायोग्राफिकल लिटरेरिया। तो ये हो जाएगा आपका एस.टी. कॉलेज, है ना, एस.टी. कॉलेज। हु सपोर्ट्स द यूज ऑफ अनकॉमन लैंग्वेज इन पोएट्री? अनकॉमन लैंग्वेज को पोएट्री के अंदर कौन सपोर्ट करते हैं? ये आपके एस.टी. कॉलेज हैं, शैली हैं, कीट्स हैं, या फिर वर्ड्सवर्थ। देखिए वर्ड्सवर्थ तो कॉमन लैंग्वेज को करते हैं, तो अनकॉमन की बात हो रही है, तो ये आपके एस.टी. कॉलेज हो जाएंगे। ए ऑप्शन आपका सही होता है। हु अमंग द फॉलोइंग, यस, हु अमंग द फॉलोइंग इज द इंटरप्रीटर ऑफ नेचर इन मैनी मूड्स? मैनी मूड्स है ये। ठीक है, इसका बताइए, जो मैनी मोड्स में इंटरप्रीटर जिसको माना जाता है नेचर का, तो इसका जवाब तो आप बहुत अच्छे से दे पाएंगे, है ना, बहुत अच्छे से गाइज आप इसका जवाब दे सकते हैं, बिल्कुल विलियम वर्ड्सवर्थ है, यानी कि ए ऑप्शन हमारा। पैराडाइज लॉस्ट हैज़ इंस्पायर्ड द विजुअल वर्क्स बाय वेल नोन पेंटर? किसी पेंटर के विजुअल वर्क से ये प्रभावित रही है। कौन? पैराडाइज लॉस्ट। हु एक्सिक्यूटेड अ सेट ऑफ 10 कलर एनग्रेविंग्स?
इन 1974। तो कौन थे ये भाई जिससे के इससे प्रभावित होकर इन्होंने ये लिखा है जो भी है, ठीक है। तो ये सैल्वाडोर डेली आपका आंसर है, ए ऑप्शन हो जाएगा। द टेम्पटेशन एंड फॉल ऑफ ईव 1808 इज़ एन इलस्ट्रेशन ऑफ मिल्टन्स। ये एक इलिस्ट्रेशन है, इस पे मतलब बेस्ड ये एक स्टोरी है मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट पे। कौन सी? द टेम्पटेशन एंड फॉल ऑफ ईव। तो इट इज़ रिटन बाय, किसके द्वारा इसको लिखा गया है? तो ये भाई विलियम ब्लेक की है। किसकी है? याद रखिएगा, द टेम्पटेशन एंड फॉल ऑफ ईव ये आपकी विलियम ब्लेक की है। ए ऑप्शन हमारा सही है। द वैल्यू ऑफ सेंटिमेंट इज द, ये एक स्टेटमेंट है, इसका आंसर मैं नहीं दूंगी, इसका आंसर आपको मुझे देना है कमेंट सेक्शन में। तो द वैल्यू ऑफ सेंटिमेंट इज द अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइस यू आर प्रिपेयर्ड टू मेक फॉर इट। तो अबोव लाइन कहाँ से ली गई है? बियॉन्ड से, अ बिट ऑफ लव से, विंडोज से, या फिर सेंस प्रोग्रेस। तो ये सारे ऑप्शन आपके सामने हैं, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में आपसे ज़रूर चाहिए गाइस। थैंक यू, बाय, टेक केयर। अच्छी लगी है वीडियो तो बिल्कुल लाइक शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाइएगा। बाय गाइस, थैंक यू।